उन्होंने जाके जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई है अपने ऑफिस में, उन्होंने उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन ये लिखी है कि पाकिस्तान इज़ द नेशन ऑफ इंशाल्लाह। तो मतलब इंशाल्लाह कह देना, करना नहीं है। तो ये कुछ चेंजेस हैं और उनके इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपके ऊपर आएंगे। पहला चेंज क्या है? चेंजिंग टेक्नोलॉजी। मुझ पे मान रखे, मैं पढ़ के सुना। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हमने काफ़ी बात की कि जो डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इतना तेज़ है, डिसरप्शन इतनी ज़्यादा है कि जो एवरेज साइज ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज है दैट इज ओनली 3 years। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो 500 कंपनीज हैं उनमें जो कंपनी की लाइफ स्पैन है वो 3 साल। 3 साल के बाद वहाँ से वो निकल जाती है। हमारे सामने है कि आपके खैर वो सामने नहीं होगा कि जब ये जो मोबाइल है इसमें कंपटीशन होता था मोटरोला और नोकिया का। आप लोगों ने शायद सुना ही नहीं होगा कि मोटरोला भी कभी कंपटीशन। और जो हमने पहले डिस्कशन की कि जो मोटरोला और नोकिया की इस कंपटीशन में 6 सिग्मा एक क्वालिटी की सर्टिफिकेशन होती है। 6 सिग्मा, 6 सिग्मा का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो 1 मिलियन में कितने डिफेक्टेड यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपने 1 मिलियन प्रोडक्ट प्रोड्यूस की और उसमें आपके जो डिफेक्टेड यूनिट्स है 2 या 3 है, तो इसका मतलब है कि आपने 6 सिग्मा अचीव कर लिया। तो मोटरोला के पास 6 सिग्मा की सर्टिफिकेशन थी। मतलब अगर वो बिलियन फोन इस्तेमाल करते थे, बनाते थे, तो उसमें से 2 डिफेक्टेड निकलते थे। लेकिन इसके बावजूद वो नोकिया को कंप्लीट नहीं कर पाया। रीजन भी है कि जो टेक्नोलॉजी थी उसमें नोकिया वाज अहेड ऑफ मोटरोला उस टाइम पे 90 और अर्ली 2000। लेकिन वो जो 6 सिग्मा की सर्टिफिकेशन थी जो कंपैटिबल बातें का वो उन्होंने सस्टेन नहीं किया और नोकिया ने मोटरोला को कंपटीशन में आउट कर दिया। तो वेरी क्रिटिकल जो इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस हैं वो है कि जिनकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो डिजिटाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली तब्दीली की वजह से 6 सिग्मा होने के बावजूद, अभी इस बात को लिंक करें, मैंने पहले सेशन में कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी होती है कुछ लोग समझते हैं कि उसका फैसला ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर होता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं बाहर होता है। जो अंदर वाले हैं वो ये समझते हैं कि इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड इट्स रेनिंग फॉर ऑल। अगर बाहर के जो हालात है वो सबके लिए एक जैसे हैं। तो फर्क पड़ेगा कि इंटरनल आपके पास कैपेसिटी, स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी कैसी है। लेकिन इस केस में मोटरोला के पास तो 6 सिग्मा था, इसके बावजूद वो क्यों फेल हो गया? तो फैसला ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी तो बाहर बांध दी है। अगर तो आपने खुद बना ली प्रोडक्ट की तरह तो अलग बात है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिसरप्शन आई है, जो तब्दीली आई है वो बाहर आई है, तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है जो कि मैनेजर की जॉब के ऊपर एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है अगर वो अडॉप्ट नहीं करे। ठीक है जी। फिर शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। कोविड के दौरान जूम एक कंपनी है जिसकी वो ऐप है जिसके जरिए मीटिंग करते हैं, उसके जो शेयर प्राइस है, अब जो मार्केट प्राइस है उसमें 5000 गुना इजाफा है। 20 सालों से वो कंपनी थी, बस चल रही थी। लेकिन एक ऐसे पैंडेमिक में जिसमें आप इजीली मूव नहीं कर पा रहे, तो आपको एक ऐसा वर्चुअल टूल चाहिए जिससे आप मीटिंग कर सकें, कम्पीट कर सकें, क्लास दे सकें। तो जो पेंडेमिक था उसकी वजह से जो बाउंड्रीज थी वो वर्चुअल हो गई। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी एक्चुअल फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती, वर्चुअल होती है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फिजिकल बाउंड्री नहीं है, वर्चुअल बाउंड्री। आप कुछ चीज ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका फिजिकल बाउंड्री पाकिस्तान के अंदर नहीं, ऐसी कोई चीज बहुत इजी है, बहुत सारी जी। इंटरनेट, और इंटरनेट पे और क्या है? सोशल मीडिया है, गूगल। अब हम गूगल इस्तेमाल करते हैं, गूगल का कोई ऑब्वियस नहीं पाकिस्तान में। तो जो बाउंड्रीज हैं, पहले तो ये होता था ना कि जिस कंट्री में आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है पहले वहाँ की रेगुलेशन के हिसाब से अपने आप को लॉन्च करें। तो जो बाउंड्रीज हैं
वो फिजिकल होती जा रही है। अब जो बहुत बड़ा एक इमरजेंट ट्रेंड आया है वो ये है कि ये जो मिलेनियल्स की बार बार मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो टेक बेस्ड कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में ग्लोबली कम्पीट कर रही हैं और बहुत ऊपर आ रही हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि मिलेनियल, उन्होंने कंपनीज बनाई, या उससे पहले जनरेशन एक्स वाले 90s वाले। तो एक नया ट्रेंड आया है कि चीज़ों को जो देखने का, जो बिजनेस को देखने का एक जाविया नज़र होता है। जैसे ट्रेडिशनल तरीके से आप देखते हैं कि आपने, जैसे इन्होंने देखा होगा ऑर्बिट वन में बिजनेस सोचा, फिर एक कैंपस लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, क्लासरूम बनाए, टीचर्स हायर किए, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। मतलब ईंट और गारा और वाटर एंड ब्रेक सारा इकट्ठा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट हुई। इसके मुकाबले में एक दूसरा बिजनेस मॉडल भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने कहा, क्रीम ने क्या किया, उबर ने क्या किया, फूड पांडा क्या कर रहा है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है कि जिसने बेचना है वो भी आ जाए, जिसने खरीदना वो भी आ जाए, वो सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म देते हैं। मतलब जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा पे होटल किसी का खरीदना किसी ने, वो 30% कमा रहा है उसमें, क्योंकि कस्टमर आके उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है। तो आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन बनेगी अभी 3 साल बाद, वो ये होगी कि ये जो टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन इतना ज़्यादा इस वक्त है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो इसकी शिद्दत होगी, इंटेंसिटी होगी, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी, जब आप लोग मार्केट में जाओगे कि आपको कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा कि जो 2000 साल की तब्दीली है, दैट इज इक्वल टू द 20 इयर्स ऑफ चेंज जो पास्ट 20 इयर्स में आया, और 2020 सालों की तब्दीली अगले 4 सालों में होगी। तो बेसिकली जब आप लोग मार्केट में जाओगे फॉर अ जॉब, तो उस वक्त इंसानियत की तारीख में आने वाली तब्दीली के इक्वल तब्दीली आ चुकी है। तो आपके लिए जो वर्क इन्वायरमेंट होगा, जो वर्क प्लेस होगा, जो वर्क स्पेस होगा, वो बहुत डिफरेंट है। तो टेक्नोलॉजी आपके लिए, डिजिटाइजेशन इज वेरी क्रिटिकल। मतलब पेंडेमिक आने से पहले पाकिस्तान में कोई सोच सकता था कि वर्क फ्रॉम होम भी कोई चीज़ होती है? मतलब ये गोरों की किताबों में लिखी हुई चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी, तो बड़ा हैरान होते थे यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब दफ्तर में और काम कर रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन देखिए पेंडेमिक में पाकिस्तान में एक्सपीरियंस हुआ, और कुछ ऐसे इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन जस्ट गिव एन एग्जांपल, उन्होंने 80% अपने जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो रिड्यूस की है। पाकिस्तान के इदारे स्टडी किया, 80% ओवरहेड की कॉस्ट रिड्यूस होगी। कैसे? एक बंदा आता था, ऑफिस में बैठा हुआ है, बिजली इस्तेमाल हो रही है, इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, चाय पिएगा, ब्रेक पे जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। फिर अगर कोई मैनेजर है तो उसका कोई असिस्टेंट होगा, कोई चाय देने वाला होगा, तो एक पूरा इको सिस्टम होता था कि जो एक मैनेजर के साथ चल रहा था। तो उस इदारे ने जिसने 80% अपनी कॉस्ट कम की है, उन्होंने अपने 20% एम्प्लॉयज को कहा कि आप घर से काम करें। तो ये अब एक इमर्जिंग ट्रेंड है जो कि अगर कोरोना ना आया होता, पेंडेमिक ना आया होता, तो जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक है, या हमारे बाद वाली जनरेशन, उसके ख्याल में ये एक गोरों का शशका है कि घर से काम करना है, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन हुआ। सोशल मीडिया चैलेंज जो आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, पाकिस्तान में आज से 10-15 साल पहले और पूरी दुनिया में भी सैटेलाइट टीवी वॉज एक इमरजेंट ट्रेंड था। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सोचता था, तो डिजिटल जो सैटेलाइट टीवी है, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑप्शन होती है उसके पास। मियां आमिर का अपना कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी है, साथ मीडिया ग्रुप है, साथ टीवी चैनल है। इसी तरह सुपीरियर है, इसी तरह वो घी बनाने वाले हैं, 92 वाले हैं। तो हर बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ती थी? वो इसलिए पड़ती थी कि आपके काफी सारे बिजनेसेस हैं, उसकी अपनी मार्केटिंग करनी है, तो उस मार्केटिंग के लिए आपने किसी चैनल को पे करना है। तो यार पे करने की बजाय खुद बना लेते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस मैं करूंगा, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? एक होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बिजनेस में जब आप अपने बिजनेस के ग्राहक खुद बनते हो, इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और जब अपने बिजनेस के सप्लायर आप खुद बन जाओ, इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको जो आपकी पोटेंशियल मार्केट है वो कौन से है? कॉलेज और स्कूल्स के बच्चे। तो आप अपना स्कूल और कॉलेज खोल रहे हो, तो उस स्कूल और कॉलेज से पढ़ के आने वाला बच्चा
आपके लिए एक पोटेंशियल कस्टमर बन जाएगा फॉर यूनिवर्सिटी। फिर अगर आपकी एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट ने जाके बाहर जॉब करनी होती है, तो आप आगे जाके कोई इंडस्ट्री खोल, तो आपने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे नेस्ले करता है, नेस्ले क्या करता है कि नेस्ले बनाता है दूध से मुख्तलिफ चीजें। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या की कि अपने फार्म हाउस बना दिए, जो रॉ मटेरियल है उसमें भी खुद चले। तो या तो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लो या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लो। तो मैं कह ये रहा था कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस ये था कि जिस बिजनेस एम्पायर या बिजनेस ग्रुप है उसने एक्सपैंड करना, तो सबसे पहले कहता था यार एक चैनल खोल लेते हैं, क्योंकि हमने अपने इस पूरे बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत हैवी बजट जो किसी चैनल को देना, अपना चैनल होगा उसी पे एडवर्टाइज करेंगे और लोगों की एडवर्टाइजमेंट करके और पैसा कमाएंगे। सिर्फ 15 साल पहले, इस वक्त मतलब 15 साल के अंदर आप लोग तो खैर इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जब हम लोग मतलब पढ़ रहे थे, जवान हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो उस वक्त अखबार एक बड़ी ही ट्रेडिशन का हिस्सा था। हर ऑफिस के अंदर अखबार होता था, हर होटल के अंदर अखबार पड़ा होता था। और यूनेस्को की रिपोर्ट है कि 2025 के अंदर ये जो पेपर अखबार छप के आता है ये सिर्फ म्यूजियम्स के अंदर होता है 2025 में। और आज से 10 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब मिलियंस के अंदर कॉपीज प्रिंट होती थी और डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बदल गई, वो ऑनलाइन चला। अब जो टीवी के एग्जाम्पल बने तो 15 साल पहले एक बिजनेस इमर्ज करता है, और इस वक्त तमाम टीवी चैनल के जो प्रोग्राम है सारे सोशल मीडिया के अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आपने कितना देखना है, एड्स को स्किप करना है, सारा देखना है, आधा देखना है, एड से देखना है। तो क्या हुआ कि जो सोशल मीडिया है इसने रिप्लेस कर दिया हमारे सैटेलाइट मीडिया। और अगले 4-5 सालों में क्योंकि सैटेलाइट मीडिया के लिए जो लाइसेंसिंग फीस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा रिडंडेंट हो जाएगा। तो सारी बात का मकसद क्या है कि जो सोशल मीडिया है इटसेल्फ, उसकी जो अहमियत है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के जो बताया, आपने टीवी पे अखबार दिया, टीवी पे इश्तेहार दिया, अखबार में इश्तेहार दिया, आपको क्या पता कि आपकी जो टारगेट मार्केट है उस तक पहुंचा है कि नहीं। इश्तेहार छप गया अखबार के अंदर, अब पता नहीं जिसके लिए आपने छापा था, स्टूडेंट के लिए छापा, उसने पढ़ा है कि नहीं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप बता देते हैं कि मुझे लाहौर में मैंने इश्तेहार देना, ये डेट ऑफ बर्थ हो उस बंदे की, इस ब्रैकेट में ये जेंडर हो, फलां जगह रहता है, तो सोशल मीडिया आपको फेसबुक बता देगा अच्छा इस मार्केट के लिए इतने लोग हमारे पास अवेलेबल है, इसको इश्तेहार देना। तो कस्टमाइज मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो इसको सप्लाई साइड से भी आपने देखना और डिमांड साइड से। डिमांड साइड से ये देखना है कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने लगे, मार्केटिंग करने लगे, तो आपने कौन कौन से ऑप्शंस को कंसीडर करना है। सप्लाई साइड से ऐसे देखना है कि अगर आपके पास कोई मार्केटिंग के लिए आ रहा है तो आपने उसको किस तरह से अप्रोच करना है यूजिंग सोशल मीडिया। क्योंकि जो सारी मार्केट है ना वो अब सैटेलाइट टीवी नहीं देखती। मेरे घर में अब नहीं चलता टीवी, आपके घरों में चलता टीवी? बहुत कम, मतलब एक शुरू हो गया ना, कुछ लोगों का घर चलता है, कुछ का नहीं चलता। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब हमारे घर में पिछले 1 साल से टीवी नहीं चलता, तो वो मैंने डिस्कनेक्ट करा दिए। कनेक्शन था केबल का, मैंने डिस्कनेक्ट करा दिया। मतलब नहीं कोई देखते सब के पास, इसने बच्चों ने लैपटॉप पे देख लिया, मेरे मोबाइल पे मैंने देख लिया, देखा नहीं। तो ये चीजें जो डिस्ट्रप्शन है ड्यू टू सोशल मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्क एनवायरनमेंट पे। जैसे मैं फिर एम्फसिस करूंगा कि जब आप मार्केट में पहुंचोगे आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, उस वक्त क्या डायनेमिक्स होंगे यू नेवर नो। अभी इसके अंदर इतना इम्पैक्ट आ चुका है। अच्छा, अब जो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा दैट इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल एथिक्स। एथिक्स क्या होती है? अखलाकियात। अब अखलाकियात आर नॉट यूनिवर्सल, ठीक है? एथिक्स और नॉट यूनिवर्सल। ऐसे ही होता है कि ऐसे नहीं होता। कैसे? एथिक्स यूनिवर्सल होती है कि नहीं? नहीं, कोई है जो कहता है कि यूनिवर्सल होती है? यूनिवर्सल होती है एथिक्स, मतलब कि एक ही जगह पे सेम होती है, सेम होती है। इखलाकियात जहाँ पे भी चले जाएं सेम है। अगर हमें ये चीज़ बताई जाती है कि आपने उस्ताद का एहतराम करना है, वो उस्ताद स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में,
ऐसा नहीं होता भाई, यूनिवर्सल नहीं होती एथिक्स। खवातीन से माजरत के साथ, अमेरिका में वी आर नॉट मैरिड बट वी आर लिविंग टुगेदर, हमारे बच्चे हो, ये वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर ऐड हो। अब तो इंडियन मूवीज में आपको नजर आना शुरू हो गया ना कि वो वी आर लिविंग टुगेदर, बहुत बड़े जो सोशल टैबूज हैं उनके ऊपर वो मूवीज बनाने लगते हैं। तो ये जो अखलाकियात होती हैं ये यूनिवर्सल नहीं होती। यूनिवर्सल तो बहुत लंबी बात है, ये जो रीजनल हमारी सोच होती है उसमें भी फर्क होता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को अच्छा समझा जाता है और किसी और इलाके में बिल्कुल वो उसको उस तरह से नहीं देखा जाता। मतलब एक प्रोग्रेसिव और एक लिबरल फैमिली में पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के मूवी देख रही है, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान को छोड़कर लाहौर के अंदर ही ऐसी एक फैमिली होगी जो कि कहेगी ये कैसे हो सकता है कि बाप भी बैठा और बेटी भी बैठी और फिल्म चल। तो ये एथिक्स जो होती है ये यूनिवर्सल नहीं होती, पर्सन टू पर्सन रिलेटेड। अब इम्प्लीकेशन क्या आएगी कि एक बंदा एक चीज़ को गलत समझता है, दूसरा सही समझता है, एक ही टीम में आते हैं। अब उसको कैसे मैनेज करना है? जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो कम्युनिकेशन के गैप्स और जो बैरियर्स हैं, अगर तो ये आपको करते हैं, मसाइल देते हैं, तो यू शुड कंसीडर बिफोर गोइंग इनटू द मैनेजमेंट फील्ड, क्योंकि इनके साथ आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट इज मैनेजिंग मैन, और ह्यूमन स्किल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनिशियल लेवल में भी देखा, मिडिल लेवल में भी देखा और टॉप मैनेजमेंट में भी देखा कि जो ह्यूमन स्किल है दैट देयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो एथिक्स के हवाले से, वो अगर आपको मसाइल देती हैं कि आपको मतलब ये गलत है तो और मैं नहीं होने दूंगा, अगर इस तरह का माइंडसेट है तो वो मसाइल पैदा करेगा, तो आपको इनके साथ रहना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपने कहा ना वो कि झूठ बोलना या उस्ताद की इज्जत करना पूरी दुनिया में एक जैसा है। आपने जब ऑर्बिट का फॉर्म भरा था उसमें आपके वालिद का नाम पूछा गया था। अमेरिका में इस पे सू हो जाता है, इस पे जुर्माना होता है। अगर आप किसी बंदे से ये पूछे कि तुम्हारे बाप का नाम, पता ही नहीं होता। तो भाई ये जो वो कितनों के नाम नहीं देखें इसको जरा इसको ऑब्जेक्टिवली देखें, सब्जेक्टिवली ना देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें। एक सोसाइटी जिसके अंदर इस चीज की अहमियत बिल्कुल नहीं है कि मेरा बाप कौन सी कोई अहमियत का ये फॉर्म में क्यों लिखा, निकालो इसको। ऑब्जेक्टिवली देखें ना, एक बच्चा जो वहां पैदा हो, आप अगर वहां पैदा हुए तो आप यही कहते ओ भाई आप यहाँ पैदा हुए इसलिए आप कह रहे हो, मैं तो पूछता, मैं तो कहता वहां पैदा हुए। जो बच्चा वहां पैदा हुआ है ना उसके लिए जो चीजें उसमें पैदा होते हैं, देखिए उसके ख्याल में पूरी दुनिया में यही होता है और यही सही है। मसला तो यही आता है ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि अखलाकियात और एथिक्स यूनिवर्सल नहीं होती। जो बच्चा वहां पैदा हुआ है उसके लिए दैट इज परफेक्टली फाइन। मेरा बाप कोई और है और हमारे घर आज कोई और है, तो यहाँ पे नहीं है। देख ये पहले नाम क्या गया जी, मैं तो जो एथिक्स है, जो मतलब इसको यूनिवर्सली कहना थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है, सिंप्लिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाती है। एथिक्स डू डिफर, और मतलब ग्लोबल तो बहुत दूर की बात है, जैसे मैंने कहा रीजनल पे भी होता है। हमारे अपने मतलब इस शहर के अंदर कुछ लोग होंगे जिनके लिए चीज़ बिल्कुल ठीक है, दूसरों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये देखिए ना, दो बैठे हैं, एक ने मुझे इनको देखना कि कुछ ने मास्क लगाया हुआ है और अबाया किया हुआ है, दूसरे ने नहीं किया, तो ये एथिक्स डिफरेंट होगी। एक ही ख्याल में ये एथिकल है, उन्होंने नहीं पहना हुआ, दूसरे का नहीं एथिकल नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गई। अब ये अगर एक टीम का हिस्सा है और वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन देनी है तो ये कहेगी मैंने तो नहीं उतारना, वो कहेगी क्यों नहीं उतारना, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, मैसेज नहीं पहुँचेगा, तो एथिक्स डिफरेंट होगी। तो जो एथिक्स वाला पार्ट है, क्योंकि देखिए हम जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था कि मैनेजर के लिए बंदों के साथ डील करना होता है उसमें, और बंदे ताले की तरह होते हैं जो दिखने में सारे एक जैसे लगते हैं लेकिन चाबी सबके लिए होती है। तो आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा बीइंग अ मैनेजर, वो ये है कि ये सारे ताले तो एक जैसे हैं, ये चाबी मुक्त है। एक बंदे के लिए ये चीज़ बिल्कुल
परफेक्टली फाइन है, दूसरे के लिए इसमें काफी मसाइल है। चाबियों वाला काम सीखना। अच्छा जी, उसके बाद है जी कंपेटिटिवनेस बढ़ रही है। कंपेटिटिवनेस बढ़ रही है, जैसे आपने एक फिनोमेना सुनोगे जी, चाइना की वजह से चीजें सस्ती हो रही हैं, चाइना की वजह से। पूरी दुनिया में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, पता है क्या होता है जी? अभी नहीं पढ़ा, अभी इतना नहीं पढ़ा। इकोनॉमीज ऑफ द स्केल होता है कि अगर आप ये ग्लास बनाएं, एक गिलास बनाएं, इसकी कॉस्ट है 10 रुपए। अगर आप ये 1000 गिलास बनाएंगे तो कॉस्ट 10 रुपए नहीं। When you produce in large volumes, per unit cost will be low. चाइना के केस में ये हुआ कि उन्होंने, क्योंकि कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी, जो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन था वो इतना ज्यादा था कि पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती थी। चाइना की बनी हुई चप्पल पाकिस्तान में आके भी पाकिस्तान के अंदर बनी हुई चप्पल से सस्ती होती थी, उसके ऊपर किराया भी पड़ चुका था। क्यों? इकोनॉमीज ऑफ द स्केल की वजह से, कि चूंकि उन्होंने लार्ज वॉल्यूम्स में वो चीज प्रोड्यूस की है, इसलिए उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम। तो जो कंपेटिटिवनेस है ये हमेशा ऐसे ही रहेगी और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रीटी साइन करने के बाद पूरी दुनिया में हर कंपनी के पास इक्वल राइट्स है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर जाके ट्रेड कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। तो आपको, अगर एक बंदा आज यहाँ पे मिसाल के तौर पे हलीब है, पाकिस्तान का एक ब्रांड है, तो हलीब ने कम्पीट करना विद नेस्ले। वो ये नहीं कह सकता कि नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है तो ये इतना बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस कर रही है, तो मुझे पाकिस्तान के अंदर लोकल कंपनी होने की वजह से कानूनी तौर पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये नहीं हो सकता। उसको कम्पीट करना पड़ेगा, कंपेटिटिव रहना पड़ेगा। वेदा ये जो इसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं कि इकोनॉमिकली आप किसी दूसरी कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो कंपेटिटिवनेस आपकी हमेशा रहनी चाहिए कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम रहे। बीइंग अ मैनेजर आपकी जो जॉब होगी कि आपकी जो कंपनी जो चीज़ प्रोड्यूस करती है, जो चीज़ बनाती है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद है जी, अब पाकिस्तान के हवाले से अब थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं रहा, दैट वाज सिक्योरिटी इशू, कि पाकिस्तान में कोई कंपनी क्यों आए, या अगर आप पाकिस्तान की एक कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, आपका जो केपीके का है, सवात के अंदर बंदे को डिप्यूट करना है, सवात के अंदर आदमी सप्लाई पहुंचाना है, सिक्योरिटी का ही मसला है। बलूचिस्तान में भेजनी, कोयटा में भेजनी, तो सिक्योरिटी जो है ना, ये भी एक नई एंगल ऑफ मैनेजमेंट ऐड हो गया कि जब मैनेजर अपने बिजनेस को डिफाइन करेगा तो उसमें एक एलिमेंट ये भी रखेगा कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे ऐसी है कि मैं अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये वो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं जो कि मैनेजर को कंपनीज के अंदर काम करते हुए देखने पड़ते हैं। इंसान ही है वो। अच्छा, सेकंड बैलेंस ये होता है भाई कि आपने जो काम कहा उसको फिर मॉनिटर करना कि जो हुआ है, जो कहा गया था वही हुआ या उसमें कोई फर्क है। चेक एंड बैलेंस। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसको करेक्टिव मेजर्स, दिस इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। मॉनिटरिंग इज चेक एंड बैलेंस। मैं चेक एंड बैलेंस करूंगा जब मैं आपकी असाइनमेंट चेक करूंगा कि मैंने जो 3 सवाल कहे थे क्या वही सॉल्व करके लाए हैं कि अपनी कहानी से। तो ये चेक एंड बैलेंस। अच्छा जी, कस्टमर इज द किंग। आपने कई दफा ये लाइन सुनी होगी। तो कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आपकी जितनी भी मैनेजमेंट की जॉब होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, कोई भी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है? कस्टमर जाहिर उसका एक रेवेन्यू मॉडल होगा, एक बिजनेस मॉडल होगा जिससे वो पैसे कमा रही होगी, और जो उसको पैसे दे रहे होंगे। इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा जो अहम चीज है दैट इज द कस्टमर। इकोसिस्टम क्या होता है? वो तो इको होती है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सेट ऑफ
इंटरमीडिएट लिंक टू कैपिटल जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होती है, डिपेंडेबल और डिपेंडेंट होती है, दोनों होती है। सेट ऑफ इंटरमीडिएट जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल भी होती है और डिपेंडेंट भी होती है। इंटरमीडिएट होती हैं जो, जैसे आपने इंटरमीडिएट कनेक्टिंग डॉट आपने पैसे भेजने थे मुझे, मेरा बैंक के स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आपका अकाउंट है फैसल बैंक में, तो वो फैसल बैंक से डायरेक्ट पैसे नहीं आएंगे, वो पहले जाएंगे स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक से मेरे पास आएंगे, तो स्टेट बैंक इज ए इंटरमीडिएट इस केस में। तो कनेक्टिंग वाला जो कनेक्ट करेगा दो ऑब्जेक्ट्स को, कनेक्ट करने वाले को इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इकोसिस्टम ये होता है कि सेट ऑफ इंटरमीडिएट एज अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हो सकती है, हाँ थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब कुछ और होता है। थर्ड इसमें भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी से आपने काम कराया, फारिग हो, उसके बाद इसको इंटरवेंशन के बाद उसका आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन इंटरमीडिएट का केस में ये होता है कि या इकोसिस्टम में जो इंटरमीडिएट होती है वो आपके बिजनेस मॉडल का हिस्सा होती है, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस इकोसिस्टम में जैसे कस्टमर, कंपनी, मैनेजर, ये एक इकोसिस्टम बन गया। ये तीनों साथ साथ ही चलेंगे, ये नहीं हो सकता कि कभी कंपनी खत्म होगी और रिलेशनशिप चल गया, ये कस्टमर चला गया और रिलेशनशिप चली जा रही, ये नहीं होता। इंटरमीडिएट और इकोसिस्टम में वो सेट ऑफ एंटिटीज जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं और एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए वो जरूरी होती है। तो हमारे केस में, कंपनी के केस में, हमेशा कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आपकी एग्जिस्टेंस का पर्पस ही कस्टमर है। अगर आप फॉर प्रॉफिट में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपकी जो एग्जिस्टेंस का पर्पस है दैट इज कस्टमर। अच्छा, इसमें एक बहुत ही अहम सवाल था, वो है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस? हमने इतनी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया है लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया। कंपनी का भी कहा कि कंपनी भी बिजनेस करती है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी बिजनेस करना होता है, मैनेजर की जॉब भी उस बिजनेस के पर्पस को सर्व करना होता है। मैनेजमेंट करते इसलिए क्योंकि वो बिजनेस होता है। बिजनेस का व्हाट इज बिजनेस? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का है टॉपिक, आपका सब्जेक्ट है? नो सर, आई टू बी नहीं है। तो बिजनेस क्या? अभी आपने सोचा, मतलब हम ये 2 सेशन से जो ये कहानियां सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, इसका प्राइमरी पर्पस तो ये है ना कि कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से कंपनी फॉर्म होती है, उस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे लोग एम्प्लॉय होते हैं, उसका कस्टमर होता है, मैनेजमेंट होती है वहाँ पे, तो बिजनेस होता है। व्हाट इज बिजनेस? अगर आपसे कोई बिजनेस की डेफिनेशन पूछे तो व्हाट इज बिजनेस? ऐसे कानूनी सरगर्मी जिसके अगेंस्ट आपको कैश है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड्स की डील, कानूनी सरगर्मी। नहीं, ये जो क्रिटिकल लफ्ज था उन्होंने बोला है कि देखिए जो बिजनेस है दैट शुड बी एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न रेवेन्यूज और प्रॉफिट। तो बिजनेस की जो डेफिनेशन है, बिजनेस एग्जिस्ट इसलिए करता है कि आपने कस्टमर्स को डील करना है, कस्टमर इज द की। आपकी जो पूरी स्ट्रेटजी होगी, आपकी पूरी प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, आपके सारे फंक्शन, आपकी सारी स्किल्स, उनका पर्पस क्या है कि आपके बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं वो खुश रहें। अच्छा, मैंने अभी कहा खुश रहें, किसी को एतराज है इस बात पे? हमने कस्टमर्स को खुश करना है, जी सर। किसी को एतराज है इस बात पे? ये अंग्रेजी उर्दू ना खेलने, मैंने कहा खुश करना, तो इसी को याद रखें। हमने कस्टमर्स को खुश करना है, हमारी जॉब का मैनेजर, क्या हमने कस्टमर्स को खुश करना है? कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं हमारी जॉब कस्टमर को खुश करना नहीं है? आप कहते हैं जी, तो फिर हमारी जॉब क्या है? खुश करना नहीं तो फिर क्या? खुश करने से ज़्यादा लड़कों का सेटिस्फाई करना, मतलब कि ज़रूरी नहीं। दोनों में क्या फर्क है, सेटिस्फेक्शन और खुश करने? खुश करने में हम लोग से मतलब कि एक सर्टिफिकेट की तरफ क्या कहेंगे भाई इस तरह से, लेकिन जो प्रोडक्ट है जो उसके बारे में वो हम खुश तो उसको मजाक से नहीं कर सकते। देखें, जो किसी को खुश करना है ना, खुश करना, इट इज नॉट अ रियलिस्टिक टारगेट। क्या पूरी दुनिया, अल्लाह ताला जिसने दुनिया बनाई उससे खुश है? तो अगर उससे खुश नहीं तो हम कौन मांगे रखते हैं खुश करने का? तो नेवर गो फॉर अ
हैप्पीनेस एंड अ प्लेयर। अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे खुशी को, दिस इज प्लेयर। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन इज द करेक्ट वर्ड। सेटिस्फैक्शन क्यों करेक्ट वर्ड है? देखिए सेटिस्फैक्शन क्या होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है और एक परसेप्शन होती है। थोड़ी सी क्रिटिकल बात है, इसको जरा गौर से सुनिए। जब भी आपने अपनी को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी, नेवर गो फॉर अ खुश कस्टमर, क्योंकि वो नहीं मिलेगा, होता ही नहीं। मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आपकी कंपनी के 1000 कस्टमर हैं, 50 ने कंप्लेन की, तो क्या आप कहेंगे कि हमारे कस्टमर खुश हैं? आप कहेंगे नहीं यार 50 लोग, मतलब दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिजेक्शन। इतना तो नॉर्मली क्या ही काम सही है। ऑलवेज गो फॉर अ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कैसे मेजर होती है? एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? उम्मीद। और परसेप्शन क्या होती है? नहीं, परसेप्शन नहीं, परसेप्शन इज इवैल्यूएशन आफ्टर एन एनकाउंटर। आप आए इस क्लास में, आप कुछ सोच के आए थे कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्लास पढ़ेंगे, उसमें पता नहीं क्या होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन थी। कुछ लोगों की बिल्कुल नहीं होगी, कुछ लोगों ने कुछ सोचा हुआ था। वंस दिस इनकाउंटर इज परफॉर्म, अब जब आप क्लास से निकलेंगे तो जो आपके जहन में होगा वो परसेप्शन। समझ आइए? एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन, इस दोनों के दरमियान जो गैप है, इसको खत्म करना है सेटिस्फैक्शन। और आपकी जॉब इज टू ब्रिज दिस गैप होम। कोशिश नहीं करना, पर नाम कर सकते। तो बीइंग अ मैनेजर फोकसिंग ऑन द कस्टमर, योर प्राइमरी जॉब इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन। और इसी का नाम इज क्वालिटी, जिसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। क्वालिटी इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन। परसेप्शन आपकी, और परसेप्शन के बारे में सबसे बड़ा मसला और अलमिया ये होता है कि परसेप्शन मे बी बेस्ड ऑन रियलिटी, मे बी बेस्ड ऑन योर ओन बायसेस। आपकी जो परसेप्शन बनी है, हो सकता है वो हकीकत में मबनी हो सकता है कि आपको क्लास में, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आप आए, आपको टीचर पसंद नहीं आया, उसने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आपको चूंकि पसंद नहीं आया, इसलिए आपकी परसेप्शन गलत है, या उसने वैसी बात कर दी जो आपको बुरी लगी, इस वजह से आपकी परसेप्शन बदल गई। जी तो जी अभी आपने कहा कि ग्राहक को खुश करना मतलब कि ये काम नहीं, लेकिन सर जब तक आपका ग्राहक ही खुश होगा, वो क्योंकि कारोबार इस बात में एक कहावत ऐसी कि अगर आपका एक ग्राहक खुश होकर जाता है तो वो एक के साथ 10 और नहीं। तो जब तक एक ग्राहक मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो मतलब कि सेटिस्फैक्शन तो बाद में है ना, पहले उसको डिटेल्स नहीं भाई, ये सेटिस्फैक्शन पहले, हम सेटिस्फैक्शन को ही एम करते हैं, खुश करने को एम नहीं करते। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि सेटिस्फाइड कस्टमर 8 लोगों को बचाता है, ये 10 लोगों को बचाता है, और जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो मल्टीप्लाई बाय 8 करता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो डिससेटिस्फाइड होगा। तो पर्पस इज सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन को डिफाइन मैंने ऐसे किया, इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन। इसको सिर्फ ब्रिज करना है। अब इसको ब्रिज करने के लिए पहले ये पता होना जरूरी है कि एक्सपेक्टेशन क्या है और उसकी परसेप्शन क्या बनी आफ्टर द इनकाउंटर। तो ये सारी कहानी है कि हमारी मौजूदगी की वजह है, जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो ये बनता है, कस्टमर है, और इसको हमने सेटिस्फाइड करना है आफ्टर गेजिंग द एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन का जो गैप। इसको ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, आज हमने चैप्टर खत्म करना है। अच्छा जी, उसके बाद टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर हमने मुसलसल ही बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, आप लोगों को टेक माइंडेड होना बहुत जरूरी है। आपके लिए जो कैरियर प्रोग्रेशन है, उसके ऊपर बहुत ही जो बड़ी तलवार लटक रही होगी जब आप जाएंगे प्रोफेशन में, वो ये होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डिवॉल्व हो रही है। जैसे पिछली क्लास में हमने कहा था कि फ्लॉपी ड्राइव से बात शुरू हुई, फिर सीडी, डीवीडी, यूएसबी, और अब क्लाउड पे चली गई बात कि डाटा कहाँ है पता नहीं, क्लाउड में। और ये ट्रेंड इतनी तेजी से बदला, सिर्फ 20 सालों में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि
यूट्यूब के ऊपर अपलोड होने वाली पहली वीडियो शायद सेकंड्स की थी, 5-7 सेकंड की। और इस वक्त मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितना डाटा है जो कि उसके ऊपर अपलोडेड है और उसका साइज कितना है और स्टोरेज कहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके कैरियर पे, कंसिडरिंग कि आप जब मार्केट में एंटर करेंगे तो तकरीबन 2000 साल के इक्वलेंट चेंज हिट कर चुका होगा मार्केट। अब जाहिर है जब चेंजेस आएंगी तो वो आइसोलेटेड नहीं होगी, वो हर चीज में आएंगी। हर जो एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस है, हर एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आना। सोशल मीडिया की अहमियत का बताना आपको ज़रूरी मेरा ख्याल है नहीं है। आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है। हमने जैसे एग्जांपल्स 2 देखी सैटेलाइट टीवी की कि वो रिडंडेंट हो जाएगा, अखबार रिडंडेंट हो जाएगा, तो मार्केटिंग करने के लिए ये वाली ऑप्शंस कंसीडर की जाती थी, तो अब ये इररेलेवेंट हो जाएंगी और इनकी जगह सोशल मीडिया को कंसीडर किया जाएगा फॉर मार्केटिंग, क्योंकि इसमें आप कस्टमाइज्ड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं कि आपने अपना मैसेज किसको देना है। अखबार में छाप दिया, वो पता नहीं किसने पढ़ा, बाबा जी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जो आपका कस्टमर था। टीवी पे इश्तेहार चला दिया, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि इसने देखा। अब इंगेजमेंट से पता चल जाता है कितनों ने देखा, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने शेयर किया, कितनों ने कमेंट किया। इंगेजमेंट से अंदाज़ा हो जाता है। तो इस लेवल तक आप जाके अपनी जो मार्केटिंग की स्पेंडिंग है, जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर कर सकते हैं। आपकी अगली क्लास के लिए पहली असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी वो क्या थी? हाँ, दूसरी असाइनमेंट जो कि डिस्कशन के लिए होगी वो नोट करें, दैट इज रेलेवेंट टू सोशल मीडिया। इसके लिए लिख के कुछ नहीं लाना, बस गूगल करके चीजें सर्च करके अपना समझ लें कि कंसीडर्ड ओपिनियन बना देना। जो पहली बात है और जो ये अभी मैं कहने लगा, how Donald Trump manipulated social media to win US presidential election. How Donald Trump manipulated social media to win US presidential election. सोशल मीडिया To manipulate social media to win US presidential elections. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल किया अमेरिका में सदारती इंतखाबात जीतने के लिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जी लिख लिया है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी क्या होती है जी? सस्टेनेबिलिटी नहीं, साबित करना चाहिए। मकसद अपना गोल अचीव करना। अपना गोल अचीव करना आधी बात है। अपना गोल अचीव करना और अपना गोल अचीव करते रहना, ऐसी एफिशिएंसी जो लॉन्ग टर्म अपना गोल अचीव करना, आज भी, कल भी, परसों भी, साल बाद भी, 200 साल, 1000 साल। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, कि आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल ना हो तो क्या मसला हो? अगर बिजनेस आपका सस्टेनेबल नहीं तो इधर चलेगा फिर फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने पहले वो तो डिपेंड करता है कि वो किस सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो इनपुट है, जो प्रोसेसिंग की कॉस्ट है और बेचने तक जो कॉस्ट ट्रांसलेट हो रही है टू द प्राइस, वो हमेशा आपकी कॉस्ट से कम हो। आपकी इनपुट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट और जो प्राइस है, इसके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए कि आपके तमाम ऑपरेशंस पूरे होते रहें।
ना सिर्फ पूरे हों बल्कि होते रहें। दिस इज सस्टेनेबिलिटी, कि आपका बिजनेस मॉडल ये ना हो कि कल को जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई है कि अगर आप प्रोडक्ट बना लेते हैं उसको बेचने जाते हैं तो इतनी महंगी बिकती है से उससे सस्ता कोई ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा हमारे। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए बीइंग अ मैनेजर वो ये होगा कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंश्योर करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप रॉ मटेरियल किसी से ले रहे हैं, कस्टमर आपका कोई और है, और बाहर कंपटीशन में जो फर्म्स आ रही हैं वो इनोवेशन की वजह से दिन ब दिन जो प्राइस का कंपटीशन है ना उसकी वजह से आपको आउट परफॉर्म कर देंगे। अच्छा, एक और जो सवाल आप लोगों के लिए है बीइंग अ मैनेजर वो ये है कि आप अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या प्राइस की बुनियाद के ऊपर बनाई गई सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी? क्या प्राइस के ऊपर बुनियाद की हुई स्ट्रेटजी और सस्टेनेबिलिटी वुड बी अ गुड स्ट्रेटजी? नहीं। अच्छा, थोड़ा समझ लें पहले। नहीं किसने कहा? अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे टेलकोस के अंदर कंपटीशन है कि जैज ने काम किया, यूफो ने काम कर दिया, वारिद ने काम, सबने काम कर दिया, तो क्या हो रहा है? सस्टेनेबिलिटी की जो स्ट्रेटजी है दैट इज बेस्ड ऑन प्राइस। या अगर आप कोई और चीज बेचते हैं तो आपकी कंपनी, मतलब अगर आप सर्विस और बाटा को देखें, सर्विस ने पैसे काम किए तो बाटा ने भी काम कर दिया। अब जो कंपटीशन हो रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी की फाइट हो रही है, उसमें बुनियाद प्राइस है। तो सवाल ये है कि क्या प्राइस की बेसिस के ऊपर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है टू सस्टेन योर बिजनेस? सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या प्राइस को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा सकता है? आपने Yes. कहा नहीं, आपने कहा यस। Yes. अच्छा, और कौन है जो कहता है कि किया जा सकता है? ये आप ही हैं सिर्फ, और कोई है? आप ही कहती है कि प्राइस को किया जा सकता है, और कोई है? आप ही हैं जो कहते हैं किया जा सकता है। आप करें, चार वजह भी पूछनी है मैंने, नहीं आप खड़ा नहीं करते, शामिल वाजह नहीं करते, कंसीडर्ड ओपिनियन। मेरी कोशिश ये होगी कि इस सेशन के बाद, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के बाद, एक स्किल मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आपके अंदर जरूर आ जाए। वो बहुत लैक कर रही है इस वक्त, जो जनरल इंप्रेशन है इस क्लास का, आप लोगों का कंसीडर्ड ओपिनियन नहीं होता। ये बहुत बड़ी एक लैकिंग साइड है आपकी इस क्लास के अंदर, जो कि बहुत हार्मफुल होगी फॉर कैरियर प्रोग्रेशन। हमेशा कंसीडर्ड ओपिनियन देना है। अगर मैं कह रहा हूँ ना हाँ, तो चाहे गलत है, लॉजिक होनी चाहिए मेरे पास। ये नहीं कि मैंने हाँ कह दिया, चार लोगों ने अच्छा मैं भी कह दिया, या ना कह दिया चार ने कहा मैं भी कह दिया। कंसीडर्ड ओपिनियन रखें हमेशा, और इसको सिर्फ इस मैनेजमेंट एजुकेशन तक ना रखें, अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करें। हमेशा कंसीडर्ड ओपिनियन देना है। अगर हाँ कहा तो क्यों कहा, अगर ना कहा तो क्यों कहा, ऐसे ही नहीं कहना। ये शामिल वाजा पता नहीं आप लोगों को पता है, शामिल वाजा नहीं बनना। अच्छा जी, हाँ वाले क्यों? ये यही मतलब आपका जवाब यही है, हंस कर दिखा दें। अच्छा, जिन्होंने हाँ कहा उनमें से कोई है जो वजह बताना चाहते हैं? आप रॉ मटेरियल में कॉटन वेस्ट है। अब जब हम उसकी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, तो जब कॉटन वेस्ट मतलब जब वो रॉ मटेरियल होती है तो उसकी पर किलोग्राम के हिसाब से जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है, और उसका इम्पैक्ट पड़ता रहता है। तो इसलिए आपकी जो सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटजी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्राइस। आपने जो बात की है दैट इज नॉट रेलेवेंट टू द प्राइस, इट इज रेलेवेंट टू द कॉस्ट। कॉस्ट है ना, इनपुट की कॉस्ट है। मेरा सवाल ये कॉस्ट का नहीं, मेरा प्राइस का। कॉस्ट और प्राइस का फर्क समझे ना। कॉस्ट वो है जो कि इस गिलास को बनाने के लिए आपके ऊपर लगी, प्राइस वो है जो कि आपने बेचा। सवाल ये है कि क्या बेचने की स्ट्रेटजी सस्टेनेबिलिटी के लिए प्राइस के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। सर को इसकी होनी चाहिए कि अगर हम जैसे सर्विस में बढ़ना के अपने एग्जांपल दिया और वो दोनों रेट कम कर रहे हैं, सर आप इनको प्रॉफिट नजर आ ही रहा है ना, तो इसलिए ये आपकी असम्पशन है, मैं असम्पशन नहीं, ये तो आपकी असम्पशन है कि दोनों को प्रॉफिट नजर आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। इसको इस तरह समझ लें कि जैसे अब
अच्छा पहले आर्गुमेंट इकट्ठे कर लें, और कौन है हाँ वाला? जी अगर एक चीज मार्केट में उसके ऑल्टरनेट भी अवेलेबल है, अगर दोनों को बनाने में 5-5 रुपए की कॉस्ट आ रही है, लेकिन उसकी सेल में अगर एक चीज वो 10 रुपए की बेच रहा है और दूसरा 7 रुपए की बेच रहा है, यूज 7 वाली होगी क्योंकि एक तो वो प्राइस में भी थोड़ी सी अफोर्डेबल, दोनों का मकसद सेम है। अगर ये बॉल पेन है, मार्केट में 20 रुपए वाला भी है, 30 वाला भी है, सेम कॉस्ट है। अच्छा जी ठीक है, ये वो है लोग जो कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की जो स्ट्रेटजी है उसकी बुनियाद प्राइस होनी चाहिए। जी भाई नहीं वाले साहब, आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इतना जायज है, बेशक वो सस्ता है लेकिन उसकी क्वालिटी डेड है। ये और एलिमेंट आ गया तो ना। इसके अगेंस्ट बाद में नहीं वो देखिए आप Quality जैसे मैंने वाली उनको बात कहा था ना कि उन्होंने कॉस्ट वाला एलिमेंट ऐड कर दिया, आपने क्वालिटी वाला एलिमेंट ऐड कर दिया। मैं ये कह नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैनेजर हैं, आप जैज के अंदर बैठे हुए हैं, आप ये फैसला कर रहे हैं कि हमने कॉल को मजीद सस्ता कर देना है, तो क्या एज ए मैनेजर अपनी सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटजी बनाते हुए प्राइस कम करते जाना इज अ गुड स्ट्रेटजी और नॉट? ये सवाल। अब हाँ कहते हैं, अब भी हाँ कहते हैं, अब भी अच्छा बताएंगे। सस्ता होगा सस्ता होगा तो देखिए, सस्ता और गैर में ठीक है, यार तो आपने कहा फिर जैसे छोड़ हाँ सस्टेनेबिलिटी, हाँ क्वालिटी को हम कंसीडर नहीं कर रहे, मेयारी और गैर मेयारी कंसीडर नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि बीइंग अ मैनेजर, अच्छा और कौन है जो कहता है होनी चाहिए? सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटजी शुड बी बेस्ड ऑन प्राइस, और कोई नहीं है, बस एक ही है। मैं बता देता हूँ नहीं होनी चाहिए। वजह एक तो सिंपल वजह, कॉमन सेंस की वजह, कॉमन सेंस की बात है। हर चीज को प्रोड्यूस करने की एक कॉस्ट है जो कि आपने बेयर करनी है। अगर आप प्राइस कम करते जाएंगे, कॉस्ट तो आपकी सेम है, इसका मतलब आपका मार्जिन कम होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगी। पहली तो बात ये। दूसरा, आपने प्राइस कम की, 1 रुपया किया, 50 पैसे किया, 25 पैसे किया, 10 पैसे किया, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? 10 पैसे के बाद क्या करेंगे? फ्री कर देंगे। बिजनेस मॉडल कहाँ है? तो कभी भी इससे अगली बात ये जो कहा, इसने कहा, किसने कहा था बाटा और सर्विस का? आपने कहा था। नहीं मैं ये एक परफेक्ट केस स्टडी आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई किसी का कोई जानने वाला को बंदा इन दोनों कंपनी में काम करता है तो इससे पूछें। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस की स्टडी है पाकिस्तान के अंदर कि बाटा और सर्विस के दरमियान जो प्राइस का कंपटीशन था वो सर्विस ने लूज किया था और बाटा ने जानबूझ के किया था। बाटा इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, बाटा के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो अपना अमेरिका वाला प्रॉफिट यहाँ पे डालता रहा। हो क्या रहा था कि जहां बाटा खोलता था ना, सर्विस सामने खोल देता था। बाटा ने एक्सपैंड करता गया, उसके लिए तो पैसा मसला नहीं था। वो एक वक्त आके सर्विस को लगा कि ये तो मुझे भगा भगा के मार देगा, इसके पास इतने रिसोर्सेज हैं। तो उसके बाद फिर सर्विस ने इस कंपटीशन में जो प्राइस की बेसिस के ऊपर था, ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने अपना नेटवर्क बढ़ाना है, सर्विस बैकआउट कर दी। सर्विस ने कहा ठीक है बाटा खोलता है। अभी आप नोटिस करें, आपको नजर आएगा लाहौर के अंदर कि जहाँ पे बाटा वहाँ साथ ही सर्विस है। ये उस दौर में हुआ था कि जब बाटा ने सर्विस को भगाया था और फिर एक मौका आया और सर्विस ने कहा मुझसे और नहीं भागा और वो बैकआउट कर दिया। तो और सर्विस ने ये सही फैसला, क्योंकि कॉस्ट की बेसिस के ऊपर अगर आपकी सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रैटेजी होगी तो उसके दो इम्प्लीकेशन है। पहली तो आपकी कॉस्ट तो वही है, अब आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना शुरू कर दिया, कॉस्ट पे खेल रहे थे ना, और फिर प्राइस को कितना कम करोगे भाई। और जो तीसरी और सबसे अहम बात है जो आपके लिए ज्यादा याद रखने की है, इसमें इनोवेशन क्या है? प्राइस कम करने में इनोवेशन क्या है? उसने 5 पैसे कम किया, आपने 7 पैसे कम कर दी, खत्म। इनोवेशन किधर गया? और इसको रेप्लिकेट करना कितना आसान है। सुबह जैसे ने कि शाम को यूफोन ने कर दिया, तो किधर गया कंपैरेटिव एडवांटेज? किधर गया? स्ट्रेटजी तो वो होनी चाहिए जिसको कॉपी ना किया जा सके। ये कैसी स्ट्रेटजी है कि सुबह एक कर शाम को दूसरा कॉपी करके बराबर हो गया? तो ये 4-5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी के लिए कभी भी जो प्राइस है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। और आखिरी बात, सैमसंग की और एप्पल का जो आईफोन है इसकी प्राइस का जो कंपैरिजन है कभी किया है? आईफोन कितना महंगा है सर बाकी जो मोबाइल फोन है, तो लोग क्यों खरीदते हैं उसको?
ये हम जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है ना, ये जो हमारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी है कि सस्ता है तो देंगे, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, सारी दुनिया इस पे नहीं जाती। एप्पल महंगा होने के बावजूद क्यों बिकता है, मर्सिडीज महंगी होने के बावजूद क्यों बिकती है, क्योंकि एक मार्केट एग्जिस्ट करती है जो कि क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को प्रेफर करती है। रेगुलर क्वालिटी में वो मार्केट की नीड है भाई, मार्केट की नीड है, उस मार्केट की नीड को कैटर करने के लिए पूरी कंपनी खड़ी की जा सकती है। मतलब मर्सिडीज को खरीदने वाले कितने होंगे, उन्हीं कंपनियों पे गिने जा सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, बाकी सुजुकी लड़ती रहे, टोयोटा होंडा लड़ते रहे नीचे, मैंने ये मार्केट कंसिडर करना है। और अगर वो उस पर आते कि नहीं यार, ये तो सुजुकी की मैरान तो 5-6 लाख में मिल जाती है, मैं ये 1 करोड़ की गाड़ी ला रहा हूँ, तो नहीं मैं भी 5-6 लाख पे लाता हूँ, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है? नहीं होती। दूसरों को देखकर अपने आप को स्टेटस भी बनाते हैं। हाँ, और एक जो लेसन है लेस ब्राउन एक स्पीकर है, ट्रेनर है अमेरिका के, उन्होंने बात की थी कि इंसान के लिए सबसे बड़ी तबाही ये हो सकती है कि व्हेन समबडीज ओपिनियन अबाउट यू बिकम्स योर रियलिटी। जब किसी का आपके बारे में दिया गया तबसरा आपकी हकीकत बन जाए, आपकी जिंदगी तबाह। उसका नजरिया, उसने कहा आपको कि आप सही नहीं हैं, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप नालायक हैं, आप फारग हैं, आप भी समझ हाँ यार ये तो सही है, उसका तबसरा आपकी हकीकत बन गया तो आप फारग। कभी भी किसी का तबसरा आपकी रियलिटी नहीं बन जाना चाहिए, अनलेस कि आप खुद फारिग हों, आपको पता हो फारिग हो, फिर और बात है। लेकिन अगर ये बंदा को कह दे आपके बारे में कोई तबसरा कर, उस तबसरे को आपने अपनी रियलिटी नहीं बना ली, ठीक है सर आप बहुत अच्छे लेक्चर आ रही है अपनी रियलिटी जी। अभी है यार 10 मिनट। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स और हैं। ये वॉशरूम, इसके साथ ये चाबी है जो हाथ में आपके, बाहर से 2 कॉन्सेप्ट्स और हैं, इनको ख़त्म करते हैं, उसके बाद हमने सिर्फ रिकैप करना है। इसके बाद यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल है। आप जॉब करें, बिजनेस करें, घर होगा, आपकी फैमिली होगी, सब जगह मैनेजमेंट चलती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का साइज चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, वहां पे मैनेजमेंट हो, ठीक है जी। आप ऑर्गेनाइजेशन के जिस लेवल पे मर्जी होंगे, टॉप पे होंगे चाहे बॉटम पे होंगे, वहां भी मैनेजमेंट चाहिए होगी। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करें वो फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, वहां पे मैनेजमेंट चाहिए होगी। और ऑर्गेनाइजेशन में आपका फंक्शनल एरिया जो मर्जी हो, मार्केटिंग हो, HR हो, फाइनेंस हो, जो मर्जी हो, वहां पे आपको मैनेजमेंट चाहिए होगी। अब सिर्फ इसमें आगे थ्योरी है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, और हम अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एक दफ़ा उनको रिकैप कर लेते हैं, और फिर हम अपना सेशन आज का ख़त्म कर देते हैं। हमने शुरू कहाँ से किया था कि जो मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अकम्प्लिश किया जा सके। यहाँ से बात शुरू हुई थी लास्ट सेशन में। और फिर मैनेजर कौन होता है, उसके बाद अगला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो ऑर्गेनाइजेशन का देखा था कि मैनेजर काम कहाँ करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी। डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कुछ लोग होते हैं और उसका एक स्पेसिफाइड पर्पस होता है। 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये एक्सप्लेन किया था कि जो मैनेजर है इसकी जॉब क्यों इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हमने देखा था कि जो मैनेजर है इसके लिए जो स्किल्स चाहिए, जो एबिलिटीज़ चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स और क्वाइटिक थिंग्स हैं। क्रिटिकल उसकी जो जॉब है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले काम को प्रोडक्टिवली ख़त्म करे, मुकाए और उसको कंप्लीट करे। और उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शंस कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के, रोल्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद उसकी स्किल्स कौन कौन सी हैं। मैनेजमेंट के अंदर हमने देखना होता है कि लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है और
2 इसके ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट्स ऐड किए थे कि एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली उसने चीज़ों को कंप्लीट करना होता है। फिर हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। ये 4 फंक्शंस हैं, इनके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी। फिर हमने कहा था कि जिम मिंट्सबर्ग ने कुछ मैनेजेरियल रोल्स हैं जिनको क्लब किया है, 10 वो रोल हैं जिनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इंटरपर्सनल रोल्स हैं कि जिसके अंदर आपने लोगों से बात करनी होती है, आपने परफॉर्म करना होता है एज ए फिगर हेड, एज ए लीडर एंड एज ए लिएजन पर्सन। फिर इंफॉर्मेशनल रोल है जिसमें आप कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और डिसिमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना होता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर सोचना होता है, रिसोर्स एलोकेशन आपने करनी होती है और निगोशिएटर के तौर पे आप काम कर रहे होते हैं। फिर इनको हमने डिवाइड ऐसे किया था कि जो कार्ड्स के जो स्किल्स हैं जो आपको इन तमाम फंक्शंस और रोल को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनको हमने डिवाइड किया था 3 डिफरेंट स्किल्स के अंदर, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये था कि आपकी जो जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो आपको स्किल्स चाहिए उनको हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। ह्यूमन स्किल्स के लिए हमने कहा था कि चूँकि मैनेजमेंट इज़ मैनेजिंग मैन और मैन आर ह्यूमन, तो ह्यूमन के साथ आपने इंटरेक्ट करना होता है। और जो सबसे अहम बात थी जो मैंने कहा था कि आपने नोटिस की या नहीं, वो ये था कि तमाम लेवल्स के ऊपर आपको ह्यूमन स्किल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो लोग जिनको इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, इन कम्युनिकेशन के बैरियर्स को, गैप्स को ब्रिज करने में मसला आता है, वो कंसीडर कर लें कि उन्होंने मैनेजमेंट को एज ए फील्ड अडॉप्ट करना है या नहीं करना। फिर आखिर में हमने कस्टमर्स की बात की, कस्टमर क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की, सोशल मीडिया के ऊपर बात की, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की और इनोवेशन के ऊपर बात की। और आखिर में हमने कहा था कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, साइज, टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका कौन सा लेवल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हर जगह पे आपको जो मैनेजमेंट है उसको अप्लाई करना होगा। तो दिस वाज द समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने पिछले दोनों सेशंस में कंप्लीट की, पहले लेक्चर में जो लास्ट वीक हुआ था और आज के लेक्चर में। तो अगर किसी का किसी हवाले से कोई सवाल हो, कोई एतराज़ हो या कोई फीडबैक हो या वो समझता हो कि किसी चीज़ की मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है, तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम।